अच्छा, आप सुनिएगा ध्यान से। रिस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या था? उसको रोकना। सपोज करते हैं एक्स और वाई का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स और वाई का एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और एक्स उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आई तो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। वापस से मैंने क्या बोला? एक्स ने वाई को सपोज एक कार बेचने की बात करी, और वो कार उसको 15 लाख की सेल कर रहा था। कितने की? और उसने अग्रीमेंट में ये लिखवा दिया कि अगर बाई चांस मैंने अपना डील पूरा नहीं करा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट। तो क्या आप किसी के लीगल राइट छीन रहे हो, नहीं छीन रहे हो? और ऐसा अग्रीमेंट जो होगा वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ क्या माना जाएगा? लीगल प्रोसीडिंग। और ऐसा अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉइड। आप किसी के भी लीगल राइट्स नहीं छीन सकते। अगर आपने छीना तो वो अग्रीमेंट वॉइड। अगर आप याद करें तो सेक्शन 26 किसका था? रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का। 27 ट्रेड। और 28 अब किसका है? हाँ जी। और सेक्शन कौन सा है? 28। अब एक बारी कोई मुझे ये बताए, इस लाइन का क्या मतलब है? कुछ कुछ हमने बात करी हुई है इसके ऊपर। आपको याद है कि हमने लिमिटेशन एक्ट की बात करी? क्या था लिमिटेशन एक्ट? मतलब कितने टाइम में आप केस फाइल कर सकते हो। और मैंने टेट के लिए आपको 3 इयर्स का टाइम बताया था। कितने साल का? 3 साल का। सपोज करो आप कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा दो कि अगर किसी ने डेट पे नहीं करा तो वो 6 महीने के अंदर केस कर सकता है, या तो नहीं कर सकता। तो क्या आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो या नहीं जा रहे? लॉ ने कितना टाइम दिया था? 3 साल। आपने उस पीरियड को अब्रिज कर दिया। अब्रिज का मतलब कट शॉर्ट करना होता है। क्या मतलब होता है? तो अगर आपने उस पीरियड को कट शॉर्ट कर दिया तो ऐसा अग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर वो ये बोल रहा है, या तो आप किसी को कोर्ट जाने से मना करो, या फिर आप उस लिमिटेशन पीरियड को क्या कर दो? कम कर दो। दोनों केसेस में अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाता है। तो इसमें आप लिखिएगा, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वन by which any party। और इसमें दो एरोज में आपको लिखना है। फर्स्ट एरो में बताएं क्या आ रहा है? क्या रिस्ट्रिक्ट करा, उससे कहा नहीं जा सकते? कोर्ट। और दूसरे में क्या बोल रहा है? वो अब्रिज कर रहा है लिमिटेशन पीरियड को। लिमिटेशन पीरियड जैसे डेट के केस में कितने साल था? और अगर आपने उससे कम कर दिया तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। ये दोनों एरोज में लिख दीजिएगा। आज हो जाएंगे 30 तक के सेक्शंस, और अगली क्लास में 36। और फिर अगली क्लास में टेस्ट। हाँ, लिख दिया। और ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो अगले पॉइंट में लिखिएगा, एन अग्रीमेंट ऑफ दिस नेचर, एन अग्रीमेंट ऑफ दिस नेचर इज वॉइड however this rule has certain exceptions. However, this rule
हैज सर्टेन एक्सेप्शन, इस रूल की क्या है कुछ? अच्छा, एक्सेप्शंस का क्या मतलब हुआ इन केस में? रूल क्या था? अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए रोक रहे हैं तो अग्रीमेंट वॉइड है, बट इस इन केसेस में अगर आप रोक भी रहे हैं तो अग्रीमेंट वॉइड। आप ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में कोर्ट में केसेस में कितना टाइम लग जाता होगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है डिसीजन के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक और बॉडी बना रखी है जिसका नाम है आर्बिट्रेशन। क्या नाम है? आर्बिट्रेशन के अंदर आप अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर जा सकते हो और फटाफट रिजॉल्व करवा सकते हो। क्या करा सकते हो? कोर्ट के अंदर तो सालों साल लग जाते हैं, आर्बिट्रेशन में मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ्स का दिया जाता है। कितने मंथ्स का? आप अगर सोचो एक कंपनी का 200 करोड़ की डील है और अगर फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है उसके ऊपर और कोर्ट ले जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक और अथॉरिटी कौन सी बना रखी है? आर्बिट्रेशन। तो नहीं, एनसीएलटी अलग है, नेशनल वो ट्राइब्यूनल है, वो कोर्ट की जैसी पावर रखता है, ये एक तरीके से डिसीजन मेकर है बस। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से, सपोज करते मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा दूं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते बट आप आर्बिट्रेशन में मैटर लेकर जा सकते हो। कहां पर? क्या ऐसा अग्रीमेंट वैलिड होगा या वॉइड होगा? ये अग्रीमेंट वैलिड होगा। वापस से मैंने क्या बोला, जनरली आप किसी को कोर्ट ले जाने से मना करते हो तो वॉइड है, बट अगर आपने बोला कि कोर्ट ना जाकर कहां जाएंगे, आर्बिट्रेशन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलिड। अब मेरी एक और बात, आर्बिट्रेशन जो है वो सिविल बिजनेस मैटर्स के लिए है, ये कोई क्रिमिनल मैटर्स के लिए नहीं होता। किसके लिए नहीं होता? उसके लिए कोर्ट ही चलता है। क्या चलता है? और इंडिया में पहले जो था, कोर्ट से पहले एक जूरी सिस्टम भी था। ये क्या होता है जूरी? हाँ, पब्लिक में से 8-10 लोग रैंडम चूज करके वो डिसाइड करते थे कि क्या होता था। और अभी भी यूएस में चलता है, जूरी चलती है। क्या चलती है? जूरी। इंडिया के अंदर जूरी सिस्टम एक केस से खत्म हुआ था। उसमें बंदे का नाम था नानावती, वो नेवल ऑफिसर था। क्या था? उसके ऊपर पिक्चर भी आई थी, रुस्तम। रुस्तम इसी के ऊपर मूवी आई थी जिससे जूरी सिस्टम को खत्म करा गया। किसको? क्योंकि जूरी बायस्ड हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर सपोज करो 10 लोग सोसाइटी से आप उठा लो और उनके वो मतलब आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दो, क्या करना स्टार्ट कर दो, तो वो क्या करेंगे? हमारे फेवर में ही जजमेंट देंगे। तो जूरी इस सिस्टम से बंद हो गया। ये वाला केस था नानावती, और उसमें पिक्चर जो बनी थी वो रुस्तम। अच्छा, मुझे बताए, अब वो एक्सेप्शन में बोल रहे हैं दोनों पॉइंट्स में कि आप आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हो। किस में ले जा सकते हो? आप मुझे कोई दोनों में फर्क बताएगा? दोनों में ही बोल रहे हैं कि आप आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हो। ये लाइट आ रही है उसके ऊपर, क्या सही है? दिख रहा है? सेकंड वाला रिटर्न होना चाहिए बस, और कुछ फर्क? अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है? द डिस्प्यूट हैज, क्या मतलब? सपोज करो एक डिस्प्यूट आ चुका है। क्या आ चुका है? और पार्टीज फिर बोलती है कोर्ट ना जाके आर्बिट्रेशन में जाना है। किस में जाना है? तो ऐसा अग्रीमेंट हमेशा किस में होगा? राइटिंग में। बट अगर अभी तक डिस्प्यूट आया ही नहीं है, क्या नहीं आया है, और अगर आप आर्बिट्रेशन की बात करना चाहें तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों केसेस में फर्क क्या है? पहले केस में क्या बोल रहे हैं? डिस्प्यूट अभी तक आया नहीं है तो आप चाहे अग्रीमेंट ओरली एंटर कर सकते हैं। बट अगर डिस्प्यूट हैज ऑलरेडी अरेजन और आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट लिखा था, अब आप चेंज करके आर्बिट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो ये चीज किस में होनी चाहिए? ये राइटिंग में होगी। किस में होगी? राइटिंग। तो इसमें आप लिखिएगा, क्या लिखा था? दिस रूल हैज सर्टेन, तो इसमें फर्स्ट लिखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच parties agree that in case of dispute it shall be referred to arbitration। कहाँ रेफर करेंगे? आर्बिट्रेशन। और सेकंड में क्या फर्क है कोई बताए? ये लिख दीजिएगा।
उसमें लिखा था, हमने पूरी लाइन क्या लिखी थी फर्स्ट में? The contract by which parties agree that in case of dispute, इट शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। और सेकंड में क्या है, कोई फर्क बताए? डिस्प्यूट अराइज हो चुका है और वो अब उसको अग्रीमेंट अगर बनाना होगा तो किस में बनाना होगा? राइटिंग के अंदर। टेस्ट पास में आए जा रहा है। अभी तो अकाउंट्स है ना सैटरडे को, फ्राइडे कल सैटरडे ही है। ई को अगले हफ्ते नहीं है, अगले हफ्ते मैथ्स और लॉ का है। वो अभी पैटर्न है, अब से आपका ये होगा फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ के अंदर आपका जो टेस्ट होगा वो होगा अकाउंट्स और इको का, ठीक है। और सेकंड वीक के अंदर आपका जो टेस्ट होगा वो होगा मैथ्स का और लॉ का। फिर थर्ड में अकाउंट्स इको, फोर्थ में मैथ्स लॉ। हाँ, अब मैंने कहा था, हाँ बस आपके लिए जिस टाइम मैथ्स है तो बिजनेस कम्युनिकेशन है। अब मैंने आपको कहा था मई तक का अच्छा टाइम था, वो टाइम खराब होना अब चालू हो गया। कौन सा सेक्शन था ये? लिख दिया? कौन सा सेक्शन? अगली हेडिंग लिखिएगा, और ये बात तो हम पहले कर चुके हैं। क्या लिखा है? ऐसा अग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्या हो? अनसर्टन हो, ऐसे अग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। क्या होते हैं? तो अगर फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोले कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं, जितने पैसे आप दे दे उतने के लिए, सर्टन अनसर्टन? अनसर्टन क्यों? प्राइस मेंशन नहीं कर रखा, और उसने क्या बोला? जितने पैसे आप दे सकते थे। सपोज करते हैं, ये भी मैंने बताया था, ए ने बी को बोला मैं आपको कार सेल करना चाहता हूं, ठीक है, और उसने बोला जितना उसने बोला, प्राइस की बात ही नहीं करी। किसकी बात नहीं करी? प्राइस की। अब सर्टेन अनसर्टेन? हाँ, अनसर्टेन। अच्छा मेरी बात ध्यान से, अभी आगे जाके आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे कि अगर प्राइस मेंशन ना हो, प्राइस की कोई बात ही ना हो, तो उस केस में हम मार्केट प्राइस ले लेते हैं, रीजनेबल प्राइस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मार्केट प्राइस या रीजनेबल प्राइस। तो इन दोनों एग्जांपल में फर्क क्या है? ए बी को बोले जितने पैसे आप दे दो उतने के लिए, और दूसरे में पैसों की बात ही नहीं कर रहा। पहला वाला क्यों अनसर्टेन? जितना मर्जी, तो उसमें कुछ भी अमाउंट हो सकती है, पर अगर प्राइस की कोई बात ही नहीं करी तो उसमें मार्केट प्राइस है। तो इसमें आप लिखिएगा एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन is void, but where the meaning is capable, where the meaning is capable of being made certain, being made certain, comma, the agreement is valid। इस लाइन का मतलब बट वेयर से लेके क्या बोल रहा है? जहां पे प्राइस हम निकाला जा सकता है वहां पर मीनिंग क्या हो जाएगा? सर्टेन। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्स ने वाई को बोला मैं आपको 100 लीटर्स ऑफ ऑयल बेचूंगा 5 लाख का,
सर्टन अनसर्टन। पर अगर एक्स सिर्फ ऑलिव ऑयल में डील करता है, किसमें, और पूरी मार्केट जानती है कि वो ऑलिव ऑयल में डील करता है, और फिर वो बोलता है 100 लीटर ऑफ ऑयल 10 लाख का बेचूंगा, तो ये सर्टन क्यों? हाँ, क्योंकि हम उस चीज का मीनिंग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मीनिंग। और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलिड। ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। सेम। हाँ। नहीं। अब आ गए 30 सेक्शन के ऊपर। 36 का तो परसों ही हो जाएगा सेक्शन तक। और टेस्ट कब बोल रहा हूँ मैं? 12th को। 12th को क्या है? ट्यूसडे। ना ना, 15 बोलूंगा तो 40 सेक्शन तक है फिर। तो फिर 40 सेक्शन तक हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो आदत है। नहीं नहीं, अब उसने शौर्य का पनिशमेंट तो देनी है। हाँ, अब बनाना पड़ेगा, स्कूटी वाला कोई मीम बनेगा। हाँ। कितना सेक्शन हो गए हमारे? 29। याद है पूरे? हाँ। फिर आप बढ़ते जा रहे। हाँ जी। उसके बाद अभी लिख रहे हैं। इतना धीरे धीरे? अब सौरभ सर कह रहा है अकाउंट्स की क्लास 4 घंटे की होनी चाहिए। परसों से। कल से। मजे मजे। पहले होगी अकाउंट्स, फिर इको, फिर से अकाउंट्स। मजाक करता ही नहीं मैं कभी। अब आ गए मजे। चलिए, अगली हेडिंग। ये सब आप लोग काम करते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ये बेटिंग अग्रीमेंट्स है। कौन से? बेटिंग। और बेटिंग अग्रीमेंट्स भी इंडिया में वॉइड है। क्या है? वॉइड। उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। क्या होती है दिल्ली में बेटिंग? हाँ, वो लीगल है। हाँ, गैम्बलिंग होती है दिल्ली में। हाँ, वो सारा का सारा अलाउड नहीं है। वो सारे अग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड है, उनकी कोई लीगल वैलिडिटी। क्या दिल्ली में कसीनो है? बताऊंगा नहीं। हाँ। हाँ, मतलब बड़े लेवल पर ही है। हाँ, अंडरग्राउंड है। हाँ। तो हाँ, वो नहीं बताऊंगा। हाँ। अच्छा। तो अग्रीमेंट जो वेजरिंग के थ्रू, वेजरिंग का मतलब क्या बताया मैंने? बेटिंग। और जो बेटिंग अग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, किसी भी चीज को बेटिंग मानने से पहले आपको उसके इसेंशियल्स देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, लिखने से पहले अब सुनिएगा। वो बोल रहा है कोई चीज बेटिंग तब होगी जब आप प्रॉमिस करेंगे या तो मनी पे करने का, या मनी इज वर्थ। क्या मतलब? या तो पैसा, या फिर जो चीज पैसों में वैल्यूड हो, कन्वर्ट हो सके, तो उसके लिए बेट होगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ए और बी बेट लगाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे। किसके मैच पे? कि अगर इंडिया जीतेगी तो ए 5,000 देगा, और अगर इंडिया हारेगी तो बी देगा। क्या ये बेटिंग है? हाँ, क्योंकि इसमें क्या पे हो रहा है? मनी, और मनी इज वर्थ। साथ साथ में वो क्या है? कंडीशनल है एक इवेंट के होने ना होने पर। क्या मतलब? हाँ, तो कोई ना कोई इवेंट होगा, और वो इवेंट साथ ही साथ क्या होना चाहिए? अच्छा, अगर मैं बेट लगाऊं कि आप सीए बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो अनसर्टेन है। हाँ, बन जाएंगे। हाँ, तो सर्टेन है अनसर्टेन है? हाँ, वो कह रहा मैं तो सीएस कर रहा हूँ, सीएस पे लगा दे तो। हाँ।
नहीं, ये बात तो सही कह रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है क्या ना। हाँ, अच्छा जी, तीसरे पॉइंट में क्या है, क्या होना चाहिए? हाँ, तो वापस से 3 पॉइंट क्या है? पहला, मनी और मनी इज वर्थ। दूसरा, इवेंट के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पर। तीसरा, वो इवेंट अनसर्टन होना चाहिए। और ये बताइए क्या लिखा है चौथे में? ईच मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। क्या मतलब? अच्छा, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे बेटिंग लगी है तो इंडिया हार भी सकती है? अरे मतलब वैसे तो हार सकती है। हाँ, अगर इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का क्रिकेट का मैच है, उस पर बेट लग रहा है, अब बैटिंग लग सकती है, इस पर नहीं हो सकती? लग तो सकती है, कोई भी पार्टी जीत सकती है, कोई पार्टी हार सकती है, बल्कि इसमें पैसे कमाने का बहुत बड़ा होता है। अगर बाई चांस आपने नेदरलैंड से पैसा लगा दिया किस पर, और नेदरलैंड जीत जाए, तो क्या होगा? क्या लगता है कितना मिलेगा रिटर्न? अगर जैसे इंडिया पे 1 रुपए लगाओगे, ऐसे मैच पर आपको 1 रुपए, पता नहीं कितने, इतना ही मिलेगा। और इस पे 1 रुपए लगाओगे और ये जीत जाए, तो हो सकता है आपको 100 रुपए मिल जाए। कितना? हर 1 रुपए पर 100। इसको ऑड्स वगैरह कहते हैं। कोई करा है किसी ने बैटिंग? हाँ, फरीदाबाद में। हाँ, होती तो है ही, वो तो है, आईपीएल चल रहा है अभी, तो बहुत बैटिंग चलती है उसमें। हाँ, अच्छा, ऐसे एक लेडी थी, एक एक लेडी ने, इंग्लिश प्रीमियर लीग, फुटबॉल का एक लीग होती है, ठीक है, उसमें एक टीम पे पैसा लगा दिया था, जो टीम कभी भी नहीं जीतती थी। लेस्टर सिटी करके एक टीम थी, वो कभी नहीं जीती थी। और उस लेडी ने कुछ 100 पाउंड लगा दिए थे उसके ऊपर, और उस सीजन में वो टीम जीत गई, और उसको मिलियंस ऑफ पाउंड मिल गए, ठीक है। और क्योंकि उसने इतने कम, मतलब उस प्रोबेबिलिटी पे खेला था कि जिसमें जीतने की चांस है ही नहीं, ठीक है। तो बेटिंग में वो क्या बोल रहा है वापस से, क्या होनी चाहिए? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। किस पर होना चाहिए? एक इवेंट के हैपनिंग नॉट हैपनिंग पर। वो इवेंट, और उसमें 2 पार्टीज होनी चाहिए, ईच मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। किसने करी है बैटिंग यहाँ पर? करी तो होगी, बता नहीं रहे। क्रिकेट खेलते हुए मैच का? हाँ, नहीं। अच्छा, लकी सेवन खेला किसी ने? ये क्या होता है लकी सेवन? ऐसा बोल रहे हैं जैसे देख रहे हैं कि, हाँ, झूठ झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो मेरा ना, ऐसे वाले जो बेटिंग वाले गेम में लक अच्छा चल जाता है, ठीक है, तो मैं जीत जाता हूँ जनरली। तो ये लकी सेवन में एक बार याद है, मैं 9th में था, ठीक है, और मैंने लकी सेवन खेला था। इसमें बेटिंग में क्या होता है, ध्यान से, अब ऐसा नहीं है सीख जाओ और खेलना चालू कर दो। इसमें क्या होता है, एक जैसे चार्ट पेपर होता है, ठीक है, उसमें वो 3 कॉलम्स बना देता है। एक होता है बिलो 7, एक होता है 7, एक होता है अबव 7। और आपको 2 डाइस को रोल करना होता है और प्रिडिक्ट करना होता है कि क्या उसका टोटल 7 के ऊपर जाएगा, या उसका टोटल 7 के नीचे जाएगा, या उसका टोटल 7 होगा। नहीं खेला ये? अरे, बड़े शरीफ बच्चे, हाँ, क्या बता नहीं रहे हैं? हाँ, अच्छा, अगर भयानक वाला खेलते हैं, आसान वाला नहीं खेलते। तो इस गेम के अंदर मैं 9th या 10th में था, और मैं 10-10 रुपए करके करीब 800-1000 रुपए जीत गया था, कि मैं बार बार अबव 7 बोल रहा था, या जो भी था जीत रहा था उसके अंदर। तो जो काउंटर वाला था उसने खेलने के लिए मना कर दिया कि अब आप, मैं नहीं खेल रहा। क्यों? बहुत ज्यादा जीत रहे हैं। तो मैंने कहा चल एक काम करते हैं, मैंने कहा पैसे तो कमाए हैं, एक बड़ा गेम खेलते हैं। मैंने कहा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इन दोनों डाइस का टोटल 7 आएगा। क्या आएगा? और अगर 7 आया तो मुझे दुगना पैसा दे दियो, बाकी वरना सारा तेरा। अब बताओ इसमें प्रोबेबिलिटी कम है ज्यादा है जीतने की? हाँ, मैच तो है सबके पास, ठीक है, आप तो पढ़ ही रहे हैं 11th 12th में। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 की? 1/3? भाई मैच तो बहुत खराब है। हाँ, बेचारे विशाल सर। हाँ, 1/2 प्रोबेबिलिटी है 7 टोटल आने की। 1/12? भाई तुम लोग तो छोड़ दो, अच्छा मैं मैच नहीं पढ़ाता, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती। बहुत ही खराब, ठीक है। बहुत कम। बहुत कम तो है, अरे तुम लोगों की मैच तो खराब है। प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो 1/6 आएगा, ठीक है, तो जीतेंगे, 7 आएगा, या 2/5, 5/2, या फिर 3/4, या फिर 4/3। तो 6/36, 1/6 है ना? भाई तुम लोगों की तो मैच बहुत खराब है। हाँ, और उसके बाद क्या लगता है क्या होगा? हाँ, 7 आ गया, ठीक है, और मैं जीत गया, ठीक है, और 2,000 रुपये टाइप जीत गया था मैं उसके अंदर। हाँ जी। हाँ, ज्यादा मिलनी चाहिए, पर हाँ, पर उसका तो वो बेचारा पहले ही हार रहा था इतना ज्यादा, तो उसने बोला। और ये उस दिन तो मैंने सबको पार्टी दी बहुत ज्यादा, फिर भी पैसे बच गए, ठीक है।
और घर में 800 रुपये लेकर गया था मैं, और मैं छुपा दिए जान के, क्यों? घर वाले बोलते पैसे कहाँ से आ गए इतने ज्यादा। तो उसके बाद मम्मियाँ तो आपको पता ही कैसी होती है, ढूंढ ही लिए उन्होंने, कहते कहाँ से आए, मैंने कहा मेरी पहली कमाई है ये, मैंने मेहनत से कमाया है। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से क्या हुआ, तो बताया, फिर उन्होंने पैसे दान कर दिए। जो भी मैं ऐसे जीता हूँ, एक बार कसीनो में जीत गया था 15,000, मेरी बहन ने उड़ा दिए। ठीक है, जो भी कहीं पर जीता वो पैसा बचता नहीं, पर जीत जाता हूँ, ये है। हाँ, हाँ, टिकता नहीं हो पैसा। हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं तुम लोगों के ऊपर बेट लगाते, कौन सीए बनेगा, कौन सीएच बनेगा, कौन सीएमए। वैसे मैं जो रिजल्ट प्रिडिक्ट करता हूँ, वो ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट हो जाता है। हाँ, मैं बता सकता हूँ बैच में से कौन पास होगा कौन नहीं होगा। हाँ। नहीं, मेरी प्रिडिक्शन अगर इधर बैठा हूँ अनुराधा मैम से पूछ लेना, मेरी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट हमेशा सही जाती है। बस एक बार ही गलत गई थी, जो मुझे आज याद है। और उस लड़की ने इंटर में थी, और उसके ना टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे 100 में से 8, यहाँ पर 100 में से 10, 100 में से 12। तो मैंने उसको बोल दिया कि ना, तू मत कर, 2 ग्रुप मत दे, कितने ग्रुप दे, एक ग्रुप दे, और तो उसमें पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, जैसे तेरे नंबर आ रहे हैं। उसने दिल पे ले ली बात। ठीक है, 2 महीने पढ़ी, जैसे रिजल्ट आया ना, उसने मैसेज करा, मैं आपको मिठाई तक नहीं दूंगी सर। ठीक है, आपने बोला था कि मैं तो पास नहीं होंगी, देखो मैं तो दोनों ग्रुप में पास हो गई। हाँ, पर उसके बाद वो आई भी नहीं इंस्टीट्यूट के अंदर, फोन पर ही उसने बताया, मैसेज करा, पर मिठाई नहीं खिलाई, अभी तक नहीं खिलाई। हाँ, वो ऐसी बात उसके दिल पे लग गई। हाँ। हाँ। हाँ, पर चलो सौरभ सर को भी नहीं खिलाई, किसी को भी नहीं खिलाई। हाँ, पर प्रिडिक्शन तो ऑलमोस्ट ज्यादातर सही जाती है। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में। हाँ, यार अभी चला जाऊंगा। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा जो अभी टेस्ट हुआ है, अगर मैं उसके बेसिस पर देखूं, जो अभी नंबर आए हैं ना, हाँ, उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो लिखिएगा एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजरिंग इज वॉइड। अच्छा, अपनी गारंटी कौन ले सकता है कि वो पास है? अच्छा, इतनी गारंटी? हो भाई, ये तो एकदम। हाँ, कितने लोगों ने हाथ उठाए, पर फिर से देख लूं एक बारी। 1, 2, 3, और पीछे वांचो नहीं। अच्छा, ओके, बस बाकियों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, है? नहीं? अच्छा, सूर्या को क्या कॉन्फिडेंस है? हाँ, वो तो रिजल्ट ही बताता है। सर हो जाए सर, एक बात ना, तो कैसे कठोर सर बोल दो हो जाए। कठोर से बोलने पड़ेंगे। अच्छा, आगे लिखिएगा इसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग, इसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग। और ये 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, हमने लिखे थे, कोई बताए पढ़े थे क्या था? पहला क्या है? मनी, और वो मैं बताऊंगा। मनी और मनी इज वर्थ। दूसरा, इवेंट के हैपनिंग नॉट हैपनिंग पर, और वो इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। और अगला, देयर मस्ट बी, और दोनों पार्टीज की चांस होनी चाहिए जीतने की या फिर हारने की। एक बात है, आज तक भी जिसने मुझसे ये पूछा है ना कि सर रैंक कैसे आएगी, वो कभी पास नहीं हुआ। जो भी आया है पूछते कि सर रैंक कैसे ला सकते हैं, वो कभी पास नहीं हुआ कोई। हाँ, आ सकती है। सीपीटी में आती है, अब पहले फाउंडेशन थोड़ी आने लग आने लग गई अब। 10 की पता चलती है ना। नहीं, टॉप 50। 50। अगर आपका टोटल 330 क्रॉस करा तो 100% रैंक है। बीएसएनएल हाँ, हाँ। हमारा तो 330 पर रैंक, पर 330 लाना मतलब एवरेज हर पेपर में,
कितनी, आपको मैच दिखा दो कितनी अच्छी है। अभी भी मैच खराब है। हाँ हाँ, 82.5 आपको हर पेपर के अंदर एवरेज मार्क्स लेने हैं। हाँ, कोई है रैंक वाला कि मेरे को रैंक लानी है? अब तो बोलेगा भी नहीं कोई, लाना भी चाह रहा हूँ। पास नहीं होगा ना अब वो बोलेगा नहीं, अब वो कोई बोलेगा नहीं। ज्योति रैंक नहीं लानी? रैंक लानी है? नहीं लानी? कह रहा रैंक नहीं लानी। अभी तो बोर्ड्स का रिजल्ट भी आने वाला है। रियलिटी चेक अब कभी भी आने वाला है। अब वो टाइम चालू हो गया, 3-4 दिन में कभी भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, एकदम से आता है वो। पेपर चेक हो चुके हैं अभी तक। हाँ, ऐसा बोलते हैं और फटाफट हो जाता है। टाइम नहीं लगता, वो बहुत सारे चेकर्स को देते हैं ना एक साथ। पर अभी देखते हैं। अच्छा, कितने पॉइंट लिख लिए? 4। एक बारी पांचवें, छठे और सातवें पॉइंट पर आइएगा। आ, पांचवें पॉइंट पे देखो वो क्या बोल रहा है। पार्टीज का इंटेंशन हमेशा क्या करने का होना चाहिए? वो वेजरिंग तभी माना जाएगा जब पार्टीज का इंटेंशन क्या लगाने का हो, बेट लगाने का। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना कि क्या ये बेटिंग है या नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में सूर्य कुमार यादव पैसे लगा देता है कि इंडिया ये मैच हारने वाली है, T20। क्या ये बेटिंग में आएगा या फिक्सिंग में आएगा? क्यों? इन दोनों को पढ़ के कोई बताना। बेटिंग तब होगा, हाँ, बेटिंग तब होती है जब पार्टीज का कोई इवेंट पर क्या ना हो। हम अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे बेट लगाएंगे, क्या हमारा कंट्रोल है उस मैच के ऊपर? नहीं, हमारा मैच पर कोई कंट्रोल नहीं है। बट अगर सूर्य कुमार यादव लगाएगा तो उसका कंट्रोल है। साथ साथ में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इंटरेस्ट, एक्सेप्ट द स्टेक मनी। स्टेक क्या होता है? पैसा जो पैसा लगाया है। एक हुआ था, 2-3 टीम्स आईपीएल से बैन हो गई थी, ठीक है। हाँ, क्यों बैन हुई थी? हाँ, वो फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग्स हुई थी, राजस्थान हुई थी, और ये अपने मैचेस में बेटिंग कर रहे थे। क्या इनके ओनर्स का इंटरेस्ट था? मैच में नहीं था। हाँ, उनका इंटरेस्ट था मैच के अंदर, तो इसलिए वो बेटिंग के अंदर ना करके वो फिक्सिंग के अंदर आने लग गया था। और ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रजनीकांत पता है सबको? सपोज वो सिक्के उछालने का एक्सपर्ट है, हमने पिक्चर में देखा है। और वो, उसको पता होता है हमेशा हेड्स आएगा या टेल आएगा। वो आपसे बेट लगाता है कि इस बारी हेड आने वाला है। अब मुझे बताओ, क्या ये बेटिंग है या नहीं? नहीं, क्यों? इवेंट कंट्रोल है उसके। हाँ जी, पर ये पिक्चरों में ही होता है ऐसा। शिवाजी द बॉस देखिए सबने? एक टीवी पे शिवाजी द बॉस, एक सूर्यवंशम, बहुत ज्यादा आती है। सूर्यवंशम देखिए सबने? नहीं देखी? हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। कौन है जिसे नहीं देखी? हाँ, वो खीर, कौन सी जहर वाली खीर? नहीं, पर अब तो साउथ की पिक्चरें अच्छी हो गई, पहले खतरनाक आती थी टीवी पर। एक मेरे को याद है, एक मूवी साउथ की, वो किसी का दिल बचा रहा था, मतलब देखिए पिक्चर। हाँ हाँ, नहीं वो, मतलब किसी को हार्ट सर्जरी के लिए हार्ट चाहिए था। लड़ाई हो रही है, पहले फेंक रहा है, फिर मार रहा है किसी को, फिर लास्ट में हार्ट लेकर फेंका, वो बिल्डिंग में से तोड़ता हुआ लग गया जाकर, और डॉक्टर ने सिल दिया फटाफट। लाइट, खतरनाक पिक्चर है आदमी। अब तो थोड़ी अच्छी हो गई, मतलब हाँ, थोड़ी अच्छी हो गई। अच्छा, अगला लिखिएगा, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग। लास्ट लाइन, आप अगली हेडिंग दीजिएगा, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग। हाँ, वो ट्रांजैक्शन जो किससे सिमिलर है? वेजरिंग से। और इसमें सबसे पहले आता है लॉटरी। कौन सा? क्या लॉटरी इंडिया में लीगल है, क्या लगता है? हाँ, लॉटरी इलीगल है कंट्री में, क्या है?
इलीगल है कंट्री में, जब तक गवर्नमेंट से परमिशन ना ले लियो। किससे? वापस से मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया। लॉटरी क्या है? इलीगल। इलीगल मतलब अगर कोई लॉटरी चला रहा है तो क्या उसको जेल हो सकती है? हाँ, और इसके साथ साथ ये लिखा है, अगर लॉटरी सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट, मतलब अप्रूवल दे दिया, तो भी वो एक वेजरिंग ट्रांजैक्शन होगी। क्या होगी? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। सिक्किम में अभी भी लॉटरी चलती है, ठीक है। केरला में अभी भी लॉटरी चलती है, पंजाब हरियाणा के अंदर भी लॉटरी चलती है, ठीक है। दिल्ली में, हाँ, तो अगर दिल्ली में गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दे रखी है और आप लॉटरी चलाते हो तो लीगल इलीगल? और अगर सिक्किम केरला में लॉटरी चल रही है तो वो वेजरिंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वेजरिंग का मतलब उससे क्या मानेंगे हम? एक बेटिंग अग्रीमेंट। और बेटिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? तो वॉइड में और इलीगल में फर्क क्या हो जाएगा? अगर कोई दिल्ली में लॉटरी चला रहा है बिना परमिशन लिए तो उसको जेल हो सकती है। हाँ, पर अगर कोई सिक्किम में लॉटरी चला रहा है उसको जेल जेल नहीं होगी। क्यों? गवर्नमेंट के थ्रू वो सब चीजों का जा रहा है। अच्छा एक और बात, लॉटरी जो जीत जाता होगा, क्या लगता है उसकी जिंदगी सेट? हाँ, बहुत टाइम से ऐसा निकल के आ रहा है कि इन लोगों का मेंटल बैलेंस हिल जाता है। क्या होता है, जैसे कोई आदमी सपोज करो 50 करोड़ जीत गया। कितना? 50 करोड़ लॉटरी में जीता, उसके पास हाथ में कितना आएगा पैसा? टैक्स कटेगा, ठीक है। करीब करीब मान लो 15-16 करोड़ का टैक्स कट जाएगा, तो कितना बच गया? 34 करोड़ रुपए, ठीक है। और जब किसी को, पड़ोसियों को पता चल जाए, रिश्तेदारों को पता चल जाए पैसे आ गए हैं आपके पास, तो वो क्या करने आएंगे? हाँ, तो यही चलता है, वो लोग उनसे मांग मांग के ले जाते हैं और लौटाते नहीं है। तो हाँ, वो गांव वगैरह में ना अलग सिस्टम चलता है, वहां पर तो दे ही देते हो। और उस केस में बंदों का ऐसा दिखा कि पैसा ही खत्म हो गया। किसी ने वो देखा है कौन बनेगा करोड़पति? उसमें एक आदमी 5 करोड़ जीता था, फिर गरीब हो गया वो। हाँ, उसके बाद फिर गरीब हो गया। तो लॉट अब आजकल सरकार इनको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाती है। क्या सिखाती है? फाइनेंशियल प्लानिंग की, पैसे कहाँ लगाओ, कैसे इन्वेस्ट करो कि आपका पैसा बचा रहे। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा लॉटरी के अंदर, लॉटरीज आर इलीगल। नहीं, अमाउंट नहीं मिलेगी, और वॉइड में भी नहीं मिलेगी। पर इलीगल वाले में और क्या हो जाएगी साथ साथ? हाँ, जेल भी हो जाएगी। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग, बता देता हूँ। और इसमें हम लिखिएगा लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। एक बार लिखिएगा, मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। इवन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर इलीगल। नहीं, अभी कोलैटरल यहाँ पर होता है, इसका मतलब सपोर्टिंग होता है। क्या मतलब होता है? अब इसका मतलब बताऊंगा, एक बार पूरा लिख लो फिर बात करेंगे। इवन इफ लॉटरी इज सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट, देन इट इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। क्या मतलब? जनरली लॉटरी क्या है? इलीगल है, बट अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो वो क्या हो जाएगी? वेजरिंग ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगले पॉइंट में लिखिएगा। हाँ, जोड़ी दी। तो आगे लिखिएगा, लीगल वाला जो चीज चल रहा है, इलीगल चल रहा है, वो तो कहीं जोड़ेगा। तो इसमें आप लिखिएगा द ओनली इफेक्ट is that if the lottery is sanctioned, the person shall not be punished। क्या मतलब? और उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखते हैं इसमें क्या बताते हैं।
सपोज एक लॉटरी चल रही है दिल्ली में और एक चल रही है केरला के अंदर, ठीक है। केरला में मैंने आपको क्या बताया, गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है, अप्रूवल दे रखा है, और दिल्ली में सैंक्शन। सपोज करते हैं एक्स ने वाई के उसके कुछ लॉटरी टिकट्स खरीदी, क्या खरीदी, लॉटरी टिकट्स खरीदी, और उस टिकट्स खरीदने के लिए उसने ए से लोन लिया। किससे लोन लिया, ए से लोन लिया 5 लाख रुपए का लॉटरी टिकट्स खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, लॉटरी टिकट। सेम एग्जांपल केरला में लेते हैं कि एक्स ने वाई से लॉटरी टिकट्स खरीदी और उसके लिए उसने ए से क्या लिया, लोन लिया 5 लाख रुपए का। कितने का, 5 लाख रुपए का। अब मुझे कोई पता है ये जो लॉटरी हो रही है लीगल इलीगल, इलीगल, और ये वाली लॉटरी वेजरिंग है, वॉइड है, क्या है, वॉइड है। अब मुझे पता है इस लोन वाली अमाउंट का क्या होगा, क्या ये चुकाना है या नहीं चुकाना, चुकाना पड़ेगा। कोई इस लाइन को जो हमने फर्स्ट लिखा था इसको पढ़ के देखिएगा, और देखो क्या लिखा है, लॉटरी अपने में क्या है, एंड इवन कोलैटरल ट्रांजैक्शन, कोलैटरल मतलब सपोर्टिंग, क्या मतलब इसका, उसको भी इलीगल माना जाता है। क्या माना जाता है, तो जो ये लोन वाला अग्रीमेंट है ये भी, अगर दिल्ली में हो रहा है तो लोन वाला अग्रीमेंट भी इलीगल माना जाएगा, और अगर केरला में हो रहा है तो लोन वाला अग्रीमेंट ये वैलिड माना जाता है। क्या माना जाता है, वैलिड। एक लाइन लिखिएगा स्टार मार्क करके, एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल रूल, if the main agreement is illegal, then supporting agreements are also illegal and void. Then the supporting agreements are illegal and void. But if the main transaction is void, then supporting transactions are valid. कोई इस लाइन का मतलब बताएगा, then supporting transactions are valid. अगर मेन ट्रांजैक्शन क्या है, इलीगल है, तो सपोर्टिंग को क्या मानेंगे। अगर मैंने बोला मेन इलीगल है, देखो पढ़कर, उसमें सपोर्टिंग क्या हो जाएंगी, इलीगल और वॉइड होगी। पर अगर मेन क्या है, वॉइड है, तो सपोर्टिंग वैलिड मानी जाती है। क्या मानी जाती है, तो जो ये अगर केरला के अंदर हो रहा है लॉटरी और किसी ने लोन लिया उसके लिए, तो ये लोन वाली ट्रांजैक्शन क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। और दिल्ली के अंदर वो इलीगल एंड वॉइड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, इलीगल एंड वॉइड। हाँ, बैंक जनरली पर्पस पूछ लेता है, ठीक है। अगर आप जैसे हाउस लोन लेते हो तो वो आपके अकाउंट में पैसा आता है, सीधा उस हाउसिंग कंपनी के अकाउंट में जाता होगा, उसी के अकाउंट में जाता है। आपको कार लोन में, पर्सनल लोन के अंदर भी आपसे पर्पस पूछते हैं। अगर आपने पर्पस ही गलत बता दिया तो बैंक क्या कर सकता है, फिर तो बैंक बोल देगा मुझे पता नहीं था। पर जनरल रूल क्या माना जाता है, कि उसको पता है और वो चीज इलीगल मानी जाती है। हाँ, वही यही उसने पूछा कि अगर पता नहीं है, लॉ अज्यूम करता है कि आपको पता था, ठीक है, और अगर आपको प्रूव कर दो कोर्ट के अंदर कि मुझे पता नहीं था, तो बच जाओगे, अदरवाइज वो भी इलीगल और वॉइड मानी जाती, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। हाँ तो हो जाएगा, पर वो प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। लॉ अज्यूम क्या कर रहा है, हाँ, आपके पास कोई ना कोई ऐसा एविडेंस आना चाहिए कि आप उस चीज को मना करवा सको। हाँ जी, लॉटरी के बाद अगला लिखिएगा, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन, तो ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग में पहला पॉइंट क्या था, लॉटरी। अब ये क्या होता है क्रॉसवर्ड पजल्स, अखबारों में आती है, सुडोको और ये सब, क्या ये लीगल होगा, इसमें प्राइज मनी मिलता है तो, हाँ ये तो लीगल है। और जो स्किल्स और इंटेलिजेंस से कोई चीज जीती है वो, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिला हो, कोई चीज आपने अच्छे से काम करा, कुछ करा, उसके लिए 500 रुपए मिले, वो वैलिड होगा या नहीं। कोई इस लाइन का मतलब बताना, क्या लिखा है, मिला है किसी को स्कूल से सर्टिफिकेट कभी, किस चीज के लिए, क्रिकेट किस चीज के लिए,
स्पोर्ट्स डे के लिए नहीं, पढ़ाई का किसी को मिला है पूछ रहा हूँ। पढ़ाई को नहीं मिला। पढ़ाई का मिला है, क्या करा? तो अब क्या डाउनफॉल कैसे आ गया अब? क्या किस में मिला था? कौन सी क्लास में? और फिर 9 से क्या हो गया? अच्छा, फिर दोस्त बन गए। अच्छा अच्छा, कोई मुझे इस पॉइंट का मतलब बताए, क्या लिखा है? वो बोल रहा है क्रॉसवर्ड पजल्स और जो क्या है, पिक्चर कॉम्पिटिशन है, और जो एथलेटिक कॉम्पिटिशन है, क्या है? अच्छा, बातें नहीं, जो एथलेटिक कॉम्पिटिशन है वो किस पर बेस्ड होते हैं? स्किल्स और इंटेलिजेंस पे। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं, क्या है? पर अगर कोई स्क्रैच कार्ड से अगर आप जीत रहे हो तो वो वेजरिंग मानते हैं, उनको क्या मानते हैं? तब आपका कोई स्किल इंटेलिजेंस नहीं लगा ना। हाँ, ना 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 ना, वैलिड नहीं होते। हाँ जी, ये पॉइंट लिख दीजिएगा, वैलिड तक। मेरे को भी क्रिकेट का मिला, कभी पढ़ाई का स्कूल से कुछ नहीं मिला। हाँ, डांट मिली। 100% अटेंडेंस का भी नहीं मिला। मिला? वेरी गुड, 100% अटेंडेंस। मेरे को वो भी नहीं मिला। हाँ, एक बारी तो क्लास में सबको मिला था, मैम ने एक सर्टिफिकेट बनाया मेरे लिए, गुड बिहेवियर। तभी से मैं संत इंसान डिक्लेयर हो गया। 6th। नहीं, तो संत इंसान में तो, हाँ, तो संत हमेशा से संत। मैं तो बोल रहा हूँ, हरिद्वार जाता हूँ वापस भेज देते, भाई पाप ही नहीं, क्यों आ गया? हाँ, अरे सच्चाई है ये। अच्छा, अगर स्किल्स और इंटेलिजेंस पर बेस्ड है तो वैलिड है या नहीं है? पिक्चर कंपटीशन अगर स्किल्स और इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और उसके अंदर भी प्राइज मनी जो है वो 1000 के ऊपर का नहीं होना चाहिए, कितने के ऊपर? अगर 1000 से ऊपर गया तो उस केस के अंदर उस पर देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द कौन सी एक्ट, प्राइस कंपटीशन। वो वेजरिंग तब तक नहीं है जब तक प्राइज मनी कितने के ऊपर नहीं है, 1000। और अगर 1000 के ऊपर चला गया तो फिर वो वेजरिंग में आ जाता है, वो तो अलग चीज है। हाँ, केबीसी वगैरह क्रॉसवर्ड पजल में नहीं आ रहा ना, ये लिख दीजिएगा। हाँ, केबीसी में अगर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, किसमें? क्रिकेट वगैरह देखो, उसके अंदर क्या है, तो बीसीसीआई का अप्रूवल लिया हुआ काम है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अगर सपोज करो आपने कोई गली क्रिकेट में जीत लिया, उन्होंने प्राइज मनी बोला नहीं दिया, आप केस कर दोगे उनके ऊपर? ये जो ये सब चलते क्या है ना, ड्रीम इलेवन। अच्छा हाँ, एक और चीज, ड्रीम इलेवन खेला है किसी ने? हाँ, ड्रीम इलेवन। तो ड्रीम इलेवन अब बैन हो गया है वापस से। पर ड्रीम इलेवन में क्या था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ड्रीम इलेवन गवर्नमेंट ने पहले बोला कि ये तो सट्टा हो रहा है, ये तो इलीगल है, क्या है? ड्रीम इलेवन वालों ने कोर्ट में प्रूव कर दिया इट इज अ गेम ऑफ स्किल। क्या प्रूव कर दिया? गेम ऑफ स्किल। क्यों? किसी ने खेला है ड्रीम इलेवन? नहीं। क्या नॉलेज लगती है? हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है, एक पूरी टीम बनानी होती है 100 पॉइंट में, किसमें? 100 पॉइंट में आपको टीम सिलेक्ट करनी पड़ती है, और उसके बेसिस पर होता है। तो क्या आपका स्किल लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, उन्होंने प्रूव कर दिया, पर अभी वापस से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, अब तो ड्रीम इलेवन नहीं चल रहा है शायद। हाँ, अब कोई और चल रही है। कौन सी है? ये देखो, ये है सटोरी। हाँ। हाँ जी, अगला पॉइंट भी लिख दीजिएगा। नहीं, एक और कोई बता रहा था, स्टेक करके एक आती माई है। इलेवन चलता था। हाँ, एक बैन हो गई। स्टेक बैन हो गई। माई इलेवन चलती। एक बीच में बहुत चली। हाँ, बीच में बहुत चली। एक वो वाला भी तो है जिसमें आपको प्रेडिक्ट कर रहा था प्लेन उड़ेगा नहीं उड़ेगा, वो कौन सी है? स्टेक ही है। एविएटर। सबने खेला हुआ है यहाँ पर, मतलब। नहीं। हाँ हाँ, जानते हैं। हाँ, सुना है, बता, सुना होता तो मेरे जैसा होता कि नाम नहीं पता। हाँ। अच्छा, तो वापस से, जो ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग है, किसके सिमिलर है? वेजरिंग के। उसमें दो आ गई, पहला लॉटरी और दूसरा, और जो क्रॉसवर्ड पजल्स हैं क्या वो वैलिड है? अगर वो किस पर बेस्ड है? स्किल इंटेलिजेंस पे। और अगर स्किल इंटेलिजेंस पर भी है तो प्राइस मनी कितने के ऊपर नहीं होगा? 1000। अगर 1000 के ऊपर चला गया तो फिर वो वेजरिंग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? वेजरिंग।
कौन सा? कोई कुछ पूछ रहा है? लिख रही हो? हाँ हाँ, लिखा ही नहीं। ओ, लिखना है लिखना है। गोवा गोवा में जो है कि casinos और ये सब। गोवा का जो मेन कसिनो है वो शिप पर है, डेल्टिन, वो पानी के उसमें है। वो मेरे को पता है लेकिन वो लीगल वो लीगल है, वो हमारे इंडिया जो कवर होता है ना उसके बाहर है। हाँ, डेल्टिन, मैं गया हूँ उसमें, डेल्टिन। कितने जीते? हाँ, जो जीतता हूँ मैं जीतता हूँ हमेशा, पर वो खर्च हो ही जाते हैं। हाँ, किस किसने क्या तो मतलब उन्होंने उम्मीद भी कम पे डाली है उन्होंने, 75 की। 75 तो कम नहीं लगाया उन्होंने। ट्वेल्थ में नहीं आएंगे? अच्छा हाँ, सौरभ सर भी बोलते हैं अकाउंट्स में 90 प्लस पे, कुछ बोला है आपको? पिछले बैच वाले को बोला था, उन्होंने बोला ट्रीट अकाउंट्स में 90 प्लस वाले को उन्होंने कुछ बोला था लास्ट बैच में। ट्रीट देंगे क्या बोला था? आए नहीं किसी के, बोला क्या था? कैश बोला था, 20-21 हजार रुपए बोले थे। 90 प्लस आप वाले में नहीं, मैंने ही बोला था। ऑडिट के अंदर था, इंटर में ऑडिट का सब्जेक्ट है, तो मैंने उस टाइम नए जूते खरीदे, तो बच्चे बोले सर ये तो बढ़िया है। मैंने कहा चलो, जिसके भी 75 के ऊपर आ गए, ठीक है, उसको मैं जूते दिला दूंगा 15 हजार तक के। ठीक है, हाँ, 15 हजार में जूते अच्छे नहीं आते। हाँ, 15 हजार में अच्छे जूते नहीं आते भाई। फिर तो अमीर, ज्यादा अमीर है भाई। लड़ाई दोनों मत कर लेना भाई। अच्छा, लिख दिया लिख दिया। हाँ जी, और आए नहीं किसी के, उसमें 72 आए थे। आप बताओ हमारे लिए अभी बनाऊंगा। 15,000 हाँ, कैश कह रहे, कैश दे दो मैं। अभी तक मोटिवेशन है नहीं पढ़ने की। अच्छा, तीसरा लिखेगा स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस, स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, सट्टा। जैसे अगर कोई बोले फॉर एग्जाम्पल कि अगर कल रिलायंस का शेयर जितने रुपए ऊपर जाएगा मैं तुझे इंटू 1000 दे दूंगा, और जितने रुपए कम गया तू मुझे इंटू 1000 दे देना, क्या ये बेटिंग हो रही है नहीं हो रही? पर नहीं है बेटिंग। अच्छा, मेरा बात ध्यान से सुनना, दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक है मैंने शेयर खरीदा, ठीक है, अगले दिन अच्छा रेट आया मैंने बेच दिया, ठीक है, क्या ये बेटिंग है? नहीं। एक ये है कि मैंने कुछ खरीदा नहीं, अपने दोस्त के साथ मैंने बस बोला कि अगर शेयर जितने रुपए कल बढ़ेगा मैं तुझे इंटू 1000 दे दूंगा, जैसे अगर 3 रुपए बढ़ा दो 3000, और जितना कम हुआ उतना वो तू मुझे दे देना। ये बेटिंग हो रही है नहीं हो रही है? ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। और ये भी वॉइड मानी जाती है। क्या मानी जाती है? और जो शेयर खरीद के अगले दिन बेचना, नहीं, उसमें आपने शेयर्स की डिलीवरी ले ली, क्या ले ली? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप लिखिएगा एन अग्रीमेंट। हाँ, शेयर्स लेट, हाँ बोलो। जैसे कोई किसी ने इंटॉक्सिकेटेड हाँ मतलब किसी ने शेयर्स खरीदे और क्लॉज हुआ हाँ, तो वो वॉइड प्रूव ही नहीं होगा कोर्ट में, कैसे प्रूव करेगा? बहुत ही मुश्किल है प्रूव करना। हाँ, तो इसमें लिखिएगा एन अग्रीमेंट और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन टू सेटल द डिफरेंस between contract price and market price, settle the difference between contract price and market price is gambling। क्या है ये? गैम्बलिंग एंड हेंस void। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वेजरिंग एंड एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग। क्या था उसमें? क्या क्या बताना पड़ेगा पहले?
वेजरिंग को बताओ और फिर क्या बताना है जो ट्रांजैक्शन सिमिलर है। तीन अभी तक हमने बात कर ली। पहला लॉटरी, दूसरा क्रॉसवर्ड पजल्स और तीसरा स्पेक्यूलेटिव। और स्पेक्यूलेटिव में स्टॉक की डिलीवरी ले रहा हूं या नहीं, या सिर्फ सेटल कर रहे हैं डिफरेंस को। हाँ, और चौथा हॉर्स रेस। अभी होती है कंट्री में हॉर्स रेस, दिल्ली में होती है। हाँ, दिल्ली में भी होती है। एक रेस कोर्स रोड भी है, मतलब यहाँ पर लोक कल्याण मार्ग, उसी के आसपास लोक कल्याण मार्ग। अच्छा, कोई इसको पढ़ के बताना इसका मतलब क्या है, देखते हैं क्या बताते हो हॉर्स रेस में। 500 से कम है तो वेजिंग, और 500 से ऊपर उल्टा नहीं बोल लिखा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उल्टा नहीं है कि 500 से कम है तो वेजरिंग, 500 से ऊपर वैलिड, या सही है। एक्चुअली नहीं नहीं, छोटा वैसा नहीं, वो पुअर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि पुअर लोग आप बेटिंग में इन्वॉल्व मत हो। किस में इन्वॉल्व मत हो? तो अगर आपने 500 से नीचे की बेट लगाई तो वेजरिंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? हाँ, तो इसलिए कि वो चाह रहे कि कोई पुअर बेटिंग में ना इन्वॉल्व हो। किस में इन्वॉल्व ना है? पुअर। जो अमीर हो रहा है, पैसे डुबाना चाह रहा है, तो डुबा भाई, तेरी इच्छा। ये लिख दीजिएगा। एक हमारे फ्रेंड के फादर थे, वो गोवा में कसिनो में हर साल जाते थे दिसंबर, उनको कसिनो वाले ही स्पॉन्सर करते थे, उनकी टिकट्स वगैरह भी। क्यों बताओ? होटल का रूम भी। हाँ, वो नहीं नहीं, हर वो इतना बेट करते थे वहां पर, मतलब 5 से 10 लाख रुपए की बेटिंग करते थे एक या 2 दिन में ही। आज तक सबसे ज्यादा कितने जीते? आज तक सबसे ज्यादा कितने जीते? नेपाल में जीता रहा 20-21 हजार। तो खत्म पता नहीं हो ही जाते, बचता नहीं वो पैसा। हाँ, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो कौन सी 4 ट्रांजैक्शन जो सिमिलर है वेजरिंग के? लॉटरी, क्रॉसवर्ड, स्पेक्यूलेटिव और हॉर्स रेस। 30 सेक्शन तक आपका काम होने वाला है। अगली हेडिंग उसके बाद। इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, अभी तक आधा एक पेज तो शुरू से हो ही चुका है। लिख दिया। अगले पर आइएगा। ट्रांजैक्शंस रिजेंबलिंग विथ वेजरिंग बट आर नॉट वॉइड। पहला क्या हेडिंग था? ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग वेजरिंग। इसमें क्या है? बट दोज आर नॉट वॉइड, ये वॉइड नहीं है। पहली वाली क्या थी? वॉइड थी। और कोई फर्स्ट वाले के अंदर बताना, क्या हम बात कर चुके हैं? क्या बता रहे हैं? अगर कौन सा गेम है स्किल्स और एथलेटिक का, और प्राइज मनी कितने से ज्यादा नहीं है 1000 से, तो वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। कौन सी ट्रांजैक्शन है? वैलिड। ये लिख दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक में। हाँ, अगली हेडिंग मतलब। और एक बार एग्जाम में ये भी आया था, एक्सप्लेन वेजरिंग एंड ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग वेजरिंग बट आर नॉट वॉइड। और पहले वाले में क्या था? सिमिलर टू वेजरिंग। टेस्ट के लिए कोर्स बढ़ता जा रहा है। मेरा तो मैंने 40 तक के सेक्शन का लेने का, तो आएगा मजा। फुल सिलेबस आज ही रख दे, ये हुई ना बात। पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो पेपर हुआ था ये तो कुछ भी नहीं था, इसमें नंबर इतने आए। मैथ्स का भी हो गया ना टेस्ट?
कितने आए? मर तो है। मिलेंगे। तो अभी कल संजय भैया चेक कर रहे थे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स तो आसान आसान है। ओनली स्टडी लॉ लग रहा है भाई। नहीं, आसान नहीं लग रहे, ये सबसे मुश्किल है। तो भाई डेटा सबसे ज्यादा इसी में ही है। मैथ्स में तो एक चैप्टर पकड़ा, सेम सेम बात तो चलती है। अभी कौन से चैप्टर में आ गए मैथ्स में? अब तुम्हारी आज तो देख लिया, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही खराब है। हाँ, स्कूल में तो पढ़कर आए हो। प्रोबेबिलिटी, आज मैंने कर रहा था जो। प्रोबेबिलिटी। हाँ, वो आज तो बहुत ही हालत, क्या 1/6 कोई पता नहीं क्या क्या बता रहा था। मैं सबसे क्लोज 1/12 किसके दे लूं? सेकंड लिखिएगा, बेटे तू रुक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये हेमंत अपना बर्थडे छुपा क्यों रहा था उस दिन? बर्थडे से और इसका भाई नहीं, तो भाई का था। ये थैंक यू लिख रहा है मेरे को। हाँ मैंने आपको मैसेज करा। हाँ, हाँ तो बता तो दे दे। भाई मैंने विश कर दिया, मैंने कहा है बर्थडे। मैंने भी कर दिया था। और दे तैयार होकर भी आया था। हाँ सर तब से तो तैयारी होके आ रहा है। क्या जी? कितना है लिखना है ऊपर का? हम लोग कपड़े फाड़ देंगे। अगला लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा बात बताएं, क्या इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे? हाँ, क्या उसके अंदर भी चांसेस है कि आपको प्रीमियम जो आपने पे करा है उसका फायदा मिले ना मिले? जैसे किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ली, क्या जरूरी है कि वो पक्का ही हॉस्पिटल जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पर वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर अभी तक लिख रहे हैं। अच्छा, तो सेकंड लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। और कोई बताइएगा इसमें क्या लिखा है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? एक, कंटिजेंट और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा है? वैलिड। अच्छा, जो प्रीमियम की अमाउंट हम पे करते हैं, क्या वो कोई गैम्बलिंग हो रही है, या वो कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर बेस्ड है? कैलकुलेशन पर बेस्ड है। कौन लोग करते होंगे वो कैलकुलेशंस? साइंटिस्ट। एक्चुरियल साइंस का कोर्स सुना है? हाँ, वो वाले लोगों का काम होता है वैल्यूएशंस वगैरह का काम करना। और इसका जो पैकेज वगैरह होता है एक्चुअल साइंस का, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, शायद इसके शायद 14 एग्जाम्स होते हैं। अगर आपने जितने एग्जाम क्लियर कर लिए उतने ही आपका पैकेज बढ़ता जाता है। एक क्लियर करा तो 30-35 हजार का पैकेज। एसीसीए तो कुछ भी नहीं है इसके साथ। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। उसकी, हाँ उसकी जो पैकेज लगता है इंडिया के अंदर एसीसीए का उतना थोड़ी लगता है, बाहर के लिए। पर एक्चुअल साइंस का मैं आपको बता रहा हूँ, हर पेपर पर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। पर इसके लिए मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कितनी अच्छी? पहले उसमें ये था कि आपकी मिनिमम 12वीं में 85 होने चाहिए मैथ्स में। आ जाएंगे? हाँ, आप चेंज कर दिया, शायद 80 कर दिया, पहले 85 था। हाँ, सीए को जॉब नहीं मिलती, कौन बता रहा है? अरे यू वो, अच्छा अब मेरी बात सुनना सुनना। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें कुछ कुछ चीजें हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने सीए कंप्लीट कर लिया और उसने 3-4 अटेम्प्ट लगा दी, कितनी अटेम्प्ट, तब बोल रहा हूँ 3-4 अटेम्प्ट लगाई, और अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी खराब है, क्या खराब है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसी जगह जॉब मिले जिसका पैकेज 25,000 रुपए का हो। ठीक है, तो आपको ये है कि अटेम्प्ट भी कम होनी चाहिए और आपकी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तब अच्छा पैकेज मिलता है। वो तो है ही। हाँ, मैं तो 500 रुपये दिहाड़ी पे। हाँ, 12वीं पास करके है, पर ये लोग धीरे धीरे अपना स्किल एनहांस करते हैं जैसे जैसे अगली जॉब्स में जाते होंगे तो। हाँ, एआई से देखो, सीए में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तीसरे पॉइंट पर आइएगा,
चिट फंड, अगले पॉइंट पे आइएगा, चिट फंड। अच्छा अब सुनिएगा, चिट फंड क्या होता है, ध्यान से बातें नहीं। चिट फंड होता है, जैसे सपोज करो हम लोग एक स्कीम बना ले कि आप हर हर महीने 500 रुपए सब देंगे, और एक लकी विनर को हर महीने पैसा मिलता जाएगा। वो आपने सुना है कमिटी वगैरह जो होती है, हाँ, क्या वो इलीगल होगा? देखो क्या लिखा है, चिट फंड इज नॉट वेजरिंग। और चिट फंड में होता क्या, कोई बताए पढ़ के? क्या वो बोल रहा है, सर्टन नंबर एक फिक्स पीरियड तक पैसे डालते हैं, और एक लकी विनर को अमाउंट हर महीने किसी ना किसी का नाम आता रहेगा। इसका फायदा क्या है, वही बताए? एक साथ बड़ी अमाउंट आपके पास आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चिट फंड। पर कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं। हाँ, चिट फंड में ऐसा हो जाता है। वो पिक्चर भी आई थी, लक्ष्मी चिट फंड थी वहां हेरा फेरी में। और उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं, एक और पिक्चर आई थी, पुकरे पुकरे, सेकंड वाली जो थी ना शायद, पुकरे टू में। हाँ, उसमें आता है। तो इसमें आप लिखिएगा, चिट फंड डज नॉट कम, चिट फंड डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजरिंग। चिट फंड किस में नहीं आता, वेजरिंग में। और ये लाइन लिख दीजिएगा, इनसे लेके। पर कई लोग पैसे, हमारी कॉलोनी में एक बंदा पैसे लेकर भाग गया था, 25 लाख, कितने से पैसे लेंगे? ये सीए के साथ लॉ भी कर लेना, सारे जिनको पता होता है ये सब चीजें, वो लॉयर भी अच्छे बन सकते हैं। और एक कुछ भेज रहा है ये कहाँ से ढूंढ लिए थे, सौरभ सर की फोटो? अच्छा, मैं सर को बोल देता हूँ, सूर्या ही भेज रहा है। कल अकाउंट्स में डेबिट वर्ड कमजोर होगा फिर। टेस्ट का सिलेबस बहुत पास होता जा रहा है। और कोई लास्ट वाला बता दे, क्या हम इस पर बात कर चुके हैं? क्या है इसमें, अगर शेयर्स की हम डिलीवरी ले लेते हैं तो क्या वो भी वेजरिंग है? नहीं, उसको हम वेजरिंग नहीं मानते। ये लिख दीजिएगा, और ये लास्ट ही था, और सेक्शन 30 खत्म हो गया। आज हमने आधा पेज ही लिखा, कम लिखा बहुत। हेडिंग डाली, हेडिंग डाली है तो फिर 31 सेक्शन भी कर लेते हैं, चलो। अब बोला उसने, ना, अब तो तुमने बोल दिया, मैं कैसे ऐसा कर दूं? ना, अब आ गए, अब तो क्लास लेकर ही जाएंगे। अभी तक चारों सब्जेक्ट में से रजिस्टर अकाउंट्स का भर गया होगा सबसे ज्यादा, पर अकाउंट्स का प्रैक्टिस का अलग होगा ना, प्रैक्टिस का तो अलग रजिस्टर होगा। अगली क्लास में 36 तक सेक्शन हो जाएंगे। अकाउंट से